स्वागत है आपका 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से NCERT 6 का साइंस पढ़ने जा रहे हैं और आज यूनिट जो है 3 पढ़ेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक, तंतु से वस्त्र तक किस तरह से तंतु फाइबर बनता है और किस तरह से वस्त्र बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे और इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहेली अपनी सहेली को पौधा के रेशों से बनाए गए उपहार भेंट करना चाहती है। पहेली जो है सहेली अपनी से उसकी एक सहेली है, उसको क्या करना चाह रहा है? पौधा से बना जो एक रेशा है उसका उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्न में से किसे चुनेगी? किसको चुनेगी? मतलब कौन सा? जैसे कि जूट का थैला चुनेगी, या ऊन का शाल चुनेगी, या रेशमी साड़ी, या नायलॉन का दुपट्टा। तो किसको चुनेगी? इसके ऊपर इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिटेल चीज़ पढ़ लेते हैं क्या है इसका कहने का मतलब। ठीक, तो नीचे आएंगे और नीचे आने पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे देखते हैं कि रेशा जो है किससे प्राप्त होते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं। तो रेशा प्राप्त करने के तरीके हैं, जैसे पौधे से प्राप्त रेशा, पौधा से भी प्राप्त होता है रेशा। वो रेशा जो प्लांट फाइबर क्या कहता है, वो रेशा जो प्लांट फाइबर प्रकृति रूप से प्राप्त करता है, यानी प्लांट फाइबर से प्राप्त होता है, और वो भी किस रूप से? प्रकृति रूप से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कपास और जूट जो है ये प्रकृति रूप से पौधे से प्राप्त रेशा है। उसी तरह देखेंगे रेशम के कीटों से प्राप्त रेशा, रेशम के कीट से किस तरह से रेशा प्राप्त किया जाता है। इस रेशे को रेशम की कीटों से प्रकृति रूप से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? रेशम। जैसे तीसरा पढ़ते हैं, भेड़ों से प्राप्त रेशा। इस रेशा को भेड़ों की रुई या ऊन से स्वाभाविक रूप से तैयार किया जाता है। इस तरह भेड़ से प्राप्त रेशा, जैसे कि क्या करते हैं कि भेड़ जो होते हैं, भेड़ की रुई बनते हैं और रुई होते हैं, और उसको क्या करते हैं? काटते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं? ये भेड़ से प्राप्त रेशा प्राप्त करते हैं, और यह जो होता है स्वाभाविक रूप से तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा तो ऊन जो है उदाहरण के लिए ये ऊन जो है वह भेड़ों से प्राप्त रेशा है। बात करते हैं चौथा नंबर, कृत्रिम रूप से प्राप्त रेशा। कृत्रिम रूप से प्राप्त रेशा का मतलब किसी फैक्ट्री में बनाया होगा या किसी मानव निर्मित चीज़ों से बनाया होगा। तो इस रेशे को कच्चे तेल को रासायनिक द्वारा मतलब इस रेशा को तैयार करने के लिए जो है कच्चा तेल होता है, उसको बहुत बार रिफाइनरी किया जाता है, उसको रासायनिक रूप से काम किया जाता है उसके ऊपर, उसके अनुसार जो है कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लाइलॉन जो है कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। ठीक, इस तरह से हम डिटेल पढ़े। उसके बाद पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बनाए गए एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्न में से किसे चुनेगी? तो क्या किसको चुनेगी? इसको हम क्या करते हैं? जूट यानी पौधा से इसको तैयार करते हैं, इसको हम इससे भेड़ों से तैयार करते हैं, भेड़ों से इसको तैयार करते हैं। ठीक, उसी तरह देखा जाए इसको हम क्या करते हैं? रेशम की साड़ी हो गया, और ये नायलॉन, ये सब इसको कैसे इसको तैयार करते हैं हम लोग? कृत्रिम रेशा से। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे है, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया करते थे? पहले जो था, पहले जो लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, उस टाइम जो थे किस टाइप के लोग कपड़े पहनते थे, और उस कपड़े को बनाने के लिए जो है किस चीज़ का, कौन से पदार्थ का उपयोग करते थे? जैसे कि पेड़ों की पत्तियां होती थी, अखबार होते थे, मेटल का फॉइल होता था, और जानवरों की खाल होते थे। कौन कौन से ऑप्शन इसमें होगा? तो इसको हम पहले पढ़ते हैं कि इसका डिटेल क्या कहता है। इसको करते हैं। तो देखिए क्या होता था कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए पेड़ों की छाल और बड़े पत्ते, जानवर के खाल और फर्श इस्तेमाल करते थे। यानी प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ का उपयोग करते थे? पहली बात था कि पेड़ के पत्ते का उपयोग करते थे। दूसरी बात था क्या करते थे लोग? जानवर के छाल पेड़ों के छाल का उपयोग करते थे, पेड़ के छाल का उपयोग करते थे। ठीक, इसके बाद देखिएगा तो उसके बाद जानवर के खाल होते थे और उसके फर, इसका इस्तेमाल करते हैं। खोजी गई पहली वस्त्र सामग्री पौधे और जानवर दोनों से उत्पन्न प्रकृति रेशा बनी है। कहता है कि पहली बार जो खोजा गया था वो पौधे से बना हुआ सामग्री था, जो रेशा बना था पौधे से बना था, और जानवर, ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट थे उस टाइम। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखते कौन कौन सा ऑप्शन होगा। कह रहा प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे? तो क्या करते थे? पहले पेड़ों की पत्तियां से भी करते थे। ठीक, और जानवरों की खाल और फर से करते थे। तो आंसर 1 और 4 होगा। आंसर 1 और 4 कहाँ पे? आंसर डी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 4 इसमें है। नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि रेशा बनाने के लिए किस पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था? रेशा बनाने के लिए कौन ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते थे? तो पहला ऑप्शन है रेशम, रसायन एक होता था, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है याक के बाल या ऊँट के बाल, भूसी या हड्डियाँ,
और डी ऑप्शन है पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी है, आप लोग बताए पश्मीना बकरी कहाँ पाया जाता है भारत में, ठीक। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं रेशम बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता था। जैसे रेशम बनाने के रेशा बनाने के क्या क्या रेशम था, रेशम होना चाहिए, रसायन होना चाहिए, याक के बाल होते थे, ऊँट के बाल होते थे, या पश्मीना बकरी के बाल जो होते थे उससे क्या करते हम लोग पहले रेशा को बनाते थे, ठीक। और रेशा को बनाते थे, लेकिन किस चीज़ से नहीं बनाते थे रेशा को नहीं बनाते थे हम लोग भूसी से। वह हड्डियों से तैयार नहीं कर सकते थे। भूसी होता था और उससे भूसी होता था और हड्डी, इससे हम लोग क्या करते थे रेशा तैयार नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जूट के पौधे के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता है। कहता है कि जूट के पौधा होता है और उसके किस भाग से होता है जूट का फाइबर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है फूल से होता है, तना से होता है, फल से होता है, और ऑप्शन डी है पत्ती से। इसको देखते हैं जूट फाइबर होता क्या है। पहली बात, जूट फाइबर ये पौधा के छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई, पौधा के छाल से प्राप्त होते हैं, जो जूट के पौधे के तने का एक भाग है। पौधा के छाल से प्राप्त होता है और वो क्या है जूट के तने का एक भाग है, ठीक। जैसे एक मान लेते पौधा है, ये मान लेते हैं पौधा है, ठीक। और इसके छाल से जो है यहाँ पे जो इस ऊपर लगा होता था छाल, उससे क्या होता था छाल से उससे जूट के पौधा के छाल होता था, उसी के तना मतलब इस तना के ऊपर रहता था छाल लगा हुआ। इससे क्या होता था वो छाल प्राप्त करता था और उसी से क्या होता था जूट फाइबर तैयार करते थे। दूसरी बात ये था कि ये नरम व चमकदार होते थे, और चमकदार होते थे। जूट एक प्रकृति रेशा है। जूट क्या है, एक प्रकृति रेशा है, जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। ये पादप सामग्री सेलुलोज और लिग्नन, ये याद रखने वाली पॉइंट है, सेलुलोज और लिग्नन से बने होते हैं। जूट फाइबर जो होता था वह पादप सामग्री के सेलुलोज और लिग्नन के बने हुए होते थे, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या कहता है, कपड़ा से प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता था। जैसे कि क्या होता था, कपड़ा प्राप्त करना था हमको, मान लीजिए एक कपड़ा प्राप्त करना था। इस टाइप के कपड़े होते हैं, इसके क्या होते हैं बार बार ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ाए रहते हैं, ठीक। अगर इस कपड़े को बनाने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है। चरखे का उपयोग करके बुनते थे, या कतई मशीन के उपयोग करके बुनते थे, करघे का उपयोग करके बुनते थे, या सुई द्वारा बुन के करते थे। तो पहले हम जानते हैं कि चरखा क्या होता है, कतई क्या होता है, करघा क्या होता है और सुई के बारे में। तो देखते हैं चरखा ये जो है यह एक घरेलू मशीन है। क्या है, एक घर का मशीन है, घरेलू मशीन है, जिसे हम लोग क्या करते हैं सूत काटते हैं। क्या करते हैं उससे हम लोग सूत काटते हैं। मतलब कोई चादर बनाना होता है तो उसके लिए पहले क्या करता है, करघा से हम लोग क्या करते हैं सूत को काटते हैं, ठीक। वही चरखा से, ठीक। करघा की बात करते हैं। करघा यह एक मशीन है। क्या है, यह एक मशीन है जिसका उपयोग करके कपड़ा को बुनने का काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है कि चरखा का उपयोग करके चरखा का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग सूत काटते हैं, लेकिन वही करघा का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कपड़ा बुनने का काम करते हैं, ठीक। अब देखिए कतई मशीन जो होता है, इस मशीन से रेशा को काट कर सूत में परिवर्तन किया। अब देखिए करघा हो गया और ये इसका देखिएगा तो लगभग सेम काम होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कतई मशीन जो होता है इसका भी काम होता है रेशा को बारीकी रूप से काटेगा, या रेशा या तंतु को, और उससे क्या करेगा सूत के रूप में परिवर्तन कर देगा। इस मशीन द्वारा रेशा को धागे बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा क्या करता है, कतई मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, मशीन द्वारा क्या किया जाता है धागे के रूप में प्रयोग किया जाता है रेशा को, ठीक। रेशा को कपड़े में परिवर्तन करने के लिए कतई बुनाई तकनीकी का उपयोग करते हैं। क्या करता है, रेशा को यदि हमें कपड़े में परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कतई करते हैं, और कतई मतलब काटते हैं, सूत काटते हैं, उसका बुनाई करते हैं। किस विधि द्वारा, तो करघा विधि द्वारा बुनाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा तो यूनिट नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है वस्तु का समूह बनाए। इसमें क्या कहता है, वस्तुओं का कैसे समूह बनाइएगा। जैसे कि एक तरह के 2 वस्तु दे देगा और उसका समूहीकरण करना है, ठीक। तो ये यूनिट नंबर 4 है, क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का पढ़ते हैं। थ्योरी के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं एमसीक्यू को भी कवर कर रहे हैं। तो देख क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए द्रवों में से प्रत्येक में से एक लोहे की कील रखी गई। क्या किया गया, एक द्रव ले लिया, बहुत सारा द्रव का एक अथी ले लिया, बीकर ले लिया गया है। उस बीकर में क्या किया है, लोहे का कील जो है डाल दिया गया है। लगभग 4 तरह के बीकर लिया गया है। एक में क्या किया है, इसमें क्या किया गया, एक लोहे का कील इसमें भी डाल दिया गया, इसमें भी डाल दिया गया है, और इसमें भी डाल दिया गया है, ठीक। इसी तरह से डाल दिया गया है। कह रहा है कि किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा। ये लोहे की कील जो डाल दिया गया इसमें, कह रहा है कौन सा ऐसा मामला होगा जिसके तहत जो है लोहा का कील जो है अपना चमक खो देगा, फीका दिखाई देगा, मतलब भूरा, मतलब दूसरी टाइप का दिखाई देगा, ठीक। तो सरसों के तेल में यदि कील डाल देते हैं तो क्या वो अपना चमक खो देगा।
शीतल पेय में यदि हम डाल देते कील को, क्या अपना चमक खो देगा? नारियल के तेल में डालते हैं या मिट्टी के तेल में डालते हैं तो क्या करेगा? वो अपना चमक खो देगा। तो देखते हैं इसके बारे में पहले डिटेल एक्सप्लोर देखते हैं हम लोग। शीतल पेय क्या होता है? ऑप्शन क्योंकि दूसरा यही था शीतल पेय, तो शीतल पेय देखते हैं शीतल पेय क्या होता है। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होते हैं। इसमें क्या होता है? शीतल पेय में क्या होता है? इसमें क्या होता है? CO2 होता है प्लस एसिड होता है, ठीक, CO2 और एसिड होते हैं। इसी कारण लोहे की कील को जंग लग जाती है। इस कारण क्या होता है? लोहे की कील को जो है जंग लग जाती है और इसका रंग जो है फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है शीतल पेय में जो है CO2 और एसिड होते हैं, इस कारण, ठीक। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 होते हैं। यानी इसी को यदि हम इसी को हम बनाते हैं, जैसे कि इसको हम बना देंगे, इसको हम एसिड बनाएंगे, जैसे कि इसमें CO2 ले लेंगे एक, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? H2O डाल देंगे, ठीक। तो ये जो बनाएगा H2CO3 बनाएगा, H2O डाले थे, ठीक। तो ये हम बनाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन है जो जल पूर्णतः घुलनशील है? जल में क्या होगा? पूर्णतः घुलनशील है, कौन सा है? चॉक पाउडर है, चाय की पत्तियां हैं, शर्करा है, या लकड़ी का बुरादा है? कौन सा होगा? तो आंसर तो इसका पहले से पता हो जाएगा, शर्करा मतलब ग्लूकोज। जब देखिएगा एक गिलास के पानी में जो है, गिलास है ले लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। इसमें जब ग्लूकोज को हम लोग डालते हैं तो देखिएगा तुरंत ही घुल जाता है। तो हम लोग पारदर्शी वस्तु देखिए। अब देखते हैं दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार न जा सके, वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो भी धातु होती है, जितनी भी धातुएं होती है, वो जो होता है अपारदर्शी होता है। उसके साथ देखिएगा टेबल भी हो सकता है, कुर्सी हो गया, चेयर, तो ये भी चेयर भी हो सकता है, ठीक। और देखते हैं अर्धपारदर्शी वस्तु। अर्धपारदर्शी वस्तु को हम लोग पारभासी वस्तु भी कहते हैं। अर्धपारदर्शी वस्तु क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु भी कहते हैं। वैसी वस्तु जो कुछ प्रकाश को जाने देता है, जैसे कि कुछ प्रकाश को जाने देगा तथा कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कुछ प्रकाश को जाने देता है और कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, वो क्या कहलाता है? अर्धपारदर्शी वस्तु कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, तेल लगा हुआ कागज हो गया। तेल लगा हुआ कागज जो है वो अर्धपारदर्शी वस्तु हो गया। जैसे छाया यानी शेडो भी क्या होता है? एक अर्धपारदर्शी वस्तु होता है। तो देखते हैं शर्करा यानी ग्लूकोज क्या होता है। शर्करा के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ग्लूकोज के कण देखिएगा बहुत बारीकी पाउडर के होते हैं, बहुत छोटे छोटे पाउडर होते हैं, ठीक, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस कारण क्या होता है? पानी में बहुत जल्दी जो है यह फैल जाता है। पानी में जैसे डालिएगा तो देखिएगा अपने आप वो फैल जाता है। इसलिए ग्लूकोज पानी में पूर्णतः घुलनशील है। ग्लूकोज क्या है? पानी में पूर्णतः घुलनशील हो जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र देखते हैं, C6H12O11 होता है। उसी तरह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखिएगा, C6H12O6 है। वही जल का रासायनिक सूत्र देखिएगा H2O। ये तीनों जो होते हैं इसके रासायनिक सूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी कहेंगे? पारदर्शी कहने का मतलब क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और पारदर्शी क्या होता है। यदि देखिएगा तो देखने मतलब प्रकाश के रूपांतरण के आधार पर जो है वस्तु को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है अर्धपारदर्शी, ठीक। तो इसमें देखते हैं हम लोग पहले क्या होता है, इसको हम देखते हैं। प्रकाश के रूपांतर के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों? 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु और तीसरा अर्धपारदर्शी वस्तु होता है, ठीक। पारदर्शी वस्तु की बात करते हैं यानी ट्रांसपेरेंट बॉडी की बात करें, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है वो क्या कहलाता है? पारदर्शी वस्तु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में देखिएगा तो ग्लास में देखिएगा तो प्रकाश जो है इस पार से उस पार चला जाता है। वाटर यानी एक गिलास पानी लीजिएगा कांच वाला गिलास में और उसमें लाइट इस साइड से मारिएगा, देखिए उस साइड निकल जाता है। तो यानी आवर्धन लेंस हो गया। लेंस में भी क्या होता है? लेंस को एक मान लेते हैं, एक लेंस है यार, एक लेंस है और लेंस में जो है यदि हम लोग लाइट इधर से डालते हैं तो इस साइड इसका लाइट इधर निकलता हुआ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म है जो तैरता है यदि गिलास आधा पानी से भरा हो? यानी सूती का धागा होगा या थर्मोकोल होगा, पिन होगा या तेल की बूंद हो गया, पंख हो गया, प्लास्टिक गेंद हो गया, रबर होगा या सिक्का होगा। मान लेते धागा है। धागा तो गिलास के पानी में तैर लेगा लेकिन थर्मोकोल नहीं तैर पाएगा। पिन क्या करेगा? पिन डूब जाएगा फिर, लेकिन तेल तैर लेगा। पंख और प्लास्टिक, ये देखिए ऑप्शन सी जो है, ये जो है पंख और प्लास्टिक जो है गिलास के पानी में या पानी में तैर लेगा, ठीक। फिर रबर बैंड नहीं तैरेगा, सिक्का भी डूब जाता है। इसी तरह देखते हैं जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वह पानी में तैर लेगा। मान लेते कोई वस्तु है, मान लेते एक रुई है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं? गिलास में दे देते हैं।
इस पानी में जो पानी जो होगा इसका घनत्व जो होगा इस रुई के घनत्व से ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कह रहा है जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वही बात हुआ, यानी वस्तु का घनत्व जो होगा वो कम होना चाहिए पानी के घनत्व से। ठीक, तो वो क्या होगा अपने आप उसमें जो है उसमें पानी क्या करेगा, वो तैरता रहेगा। इसीलिए पंख हो गया और प्लास्टिक की गेंद का घनत्व जो है पानी में घनत्व जो होता है पानी के तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या करता है वो जो है सो पानी में तैरता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? मतलब कह रहा है कौन ऐसा पदार्थ है, नीचे दिया गया है कौन सा पदार्थ है जो चमकदार नहीं है। सोना चमकदार होता है, चांदी ये भी चमकदार होता है, लकड़ी ये भी चमकदार होता है, डायमंड ये भी चमकदार होता है। कौन सा ऐसा होगा? देखिएगा तो लकड़ी, हमने क्या बोल दिया लकड़ी चमकदार, लेकिन लकड़ी जो है चमकदार नहीं होता है। पॉलिश किया हुआ लकड़ी चमकदार होता है, लेकिन ये क्या है लकड़ी, ओनली लकड़ी दिखाई दे तो लकड़ी चमकदार नहीं होता है। अब देखते हैं धातु इसमें देखिए धातुएं चमकदार होती है। बिल्कुल जो भी धातु होती है चमकदार होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद रहते हैं। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी में जैसे कि कोई धातु लेते हैं उसमें क्या है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे क्या होता है धातु चमकदार होता है। जैसे अपवर्तन होता है, कोई धातु हो गया इस पर लाइट पड़ा तो ये क्या होगा, ये अपवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लाइट पड़ा इंसिडेंट और इधर लाइट जाएगा, यहाँ पे यदि हम आँख लगा देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है धातु चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो क्या होगा धातु चमकदार दिखाई देता है। अब धातु होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले और आघातवर्ण, तन और धात्विक नहीं कहेंगे, यहाँ पे होगा ध्वनिक है ये, हाँ ठीक है ध्वनिक है। ठीक, ध्वनिक तथा उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकीले होंगे, आघातवर्णीय होंगे, तन्य होगा या ध्वनिक माने साउंड टाइप का, जिसमें टकराने के बाद वो जो है साउंड देगा, ध्वनि होनी चाहिए। उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा आयरन हो गया, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम, ये सब जो है धातु कहलाते हैं। ठीक, अधातु की बात करते हैं। अधातु क्या होता है? तब वैसे तत्व जो चमकीले और आघातवर्णीय नहीं होते हैं। अधातु का गुण होता है, अधातु का मेन बात है कि अधातु जो है चमकीले नहीं हो सकते हैं, आघातवर्णीय नहीं हो सकते हैं, तथा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। वो टेम्परेचर हो गया और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है? धातु है, ये क्या है? अधातु है। अधातु होने के कारण अधातु हुई है, लेकिन फिर भी ये धातु वाली श्रेणी में रखा गया है पीरियडिक टेबल में, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ठीक, उसी तरह देखिएगा आयोडीन हो गया, आयोडीन क्या है? एक अधातु है। कार्बन देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन भी एक अधातु है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा चमकदार नहीं है? तो लकड़ी जो है यह चमकदार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा कि यूनिट नंबर 4 जो है खत्म हो गया। यूनिट नंबर 4 जो है खत्म हो गया। तो अब कल से जो है अगला भाग में जो है यूनिट 5 पढ़ेंगे। 5 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और नोट जरूर बनाइए, जिससे आपको आने वाले टाइम में जब एग्जाम के टाइम रहता है उस टाइम आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।